Assalamu alaikum everyone. It's me, Dr. Zobia Noor. Welcome back to my channel. Welcome back to another video. And today the topic of my discussion is polyneuropathy. So, as we know, before starting any video, I say a quotation for you. It's regarding our life. So, today's quotation is: "Be the reason someone smiles today." So that's it. Now, before starting our lecture, I request you all to subscribe to my channel, like my videos, and share with your friends and family. So, let's start our lecture. Polyneuropathy. What is polyneuropathy? Basically, we have to be discuss about the polyneuropathy. Wait. I have to be discuss about the polyneuropathy. Yes. Okay. Polyneuropathy is basically it is a damage or the disease which are affecting the several nerves, as the name indicates. Polyneuropathy. So poly means many, or more than one nerve is involved. ठीक है, न्यूरोपैथी है तो मतलब क्या है, नर्व्स हो गए, न्यूरॉन्स हो गए, उनकी पैथोलॉजी हो गई. ठीक है, तो मल्टीपल न्यूरॉन्स are basically multiple nerves are basically involved in the case of polyneuropathy. It is a damage or disease which are affecting the peripheral nerves in roughly the same areas on the opposite side of the body. इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ जो है वो इक्वली इफेक्ट हो रहा है. मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपका हैंड इन्वॉल्व हुआ है एक तरफ, तो उससे दूसरी तरफ भी वही एरिया इन्वॉल्व होगा, वही चीजें इन्वॉल्व होंगी. ठीक है, वही पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे. सो इट्स मींस इट इज अ बायलैटरल कंडीशन. इसके फीचर्स क्या क्या होंगे? हमारे पास वीकनेस देखी जाएगी, नमनेस देखी जाएगी, और बर्निंग पेन देखा जाएगा. ठीक है, तो दीज आर बेसिकली द प्राइमरी फीचर्स, और वी कैन से दैट द few symptoms, sign and symptoms which are appearing in the case of the polyneuropathy patient. ओके, देन अब इसकी कुछ टाइप्स आ जाती हैं. हमारे पास आता है क्रोनिक सिमेट्रिकल peripheral neuropathy, मल्टीपल मोनोन्यूरोपैथी, एंड acute symmetrical peripheral neuropathy. ओके, सो व्हाट इज क्रोनिक सिमेट्रिकल peripheral neuropathy? ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं. अच्छा, अब जो क्रोनिक सिमेट्रिकल peripheral neuropathy है, ये हमारे पास जो है, अच्छा, बाज ऐसी न्यूरोपैथीज होती हैं, ठीक है, जो हमारे पास क्या होती है, क्रॉनिक होती हैं, और मतलब कि उनको काफ़ी जो है वो मंथ्स लग जाते हैं उनको डेवलप होने में. ठीक है, और एक्यूट सिमेट्रिकल peripheral neuropathy की अगर बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है, और मोस्ट कॉमन जिसकी कॉज होती है ना, वो जीबीएस होता है, या हम उसको गुलियन बैरे सिंड्रोम भी कहते हैं. अब जीबीएस क्या है? जीबीएस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास वीकनेस वगैरह आना शुरू हो जाती है, जो हमारे पास लोअर लिम्ब से फिर अपर लिम्ब की जब जा रही होती है. इंशाल्लाह आई विल आल्सो पुट अ वीडियो अप रिगार्डिंग द गुलियन बैरे सिंड्रोम आफ्टर few days, or after maybe few months. So it depends. Okay, some neuropathies can take years. अच्छा, अब कुछ न्यूरोपैथीज ऐसी होती है जिनको बहुत सारे साल लग जाते हैं, बहुत बहुत ईयर्स लग जाते हैं. लाइक इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्यूट सिमेट्रिकल peripheral neuropathy. सो अभी तक हमने ये देखा कि जो एक्यूट है वो बहुत ज़्यादा रेयर होती है, और उसको काफ़ी साल वगैरह लग जाते हैं डेवलप होने में, जबकि जो क्रॉनिक है उसको हमारे पास क्या है, कुछ मंथ्स लगते हैं डेवलप होने में, और इस तरह की चीज़ है. ठीक है, और जो एक्यूट वाला केस है वो हमारे पास रेयर कंडीशन है. ठीक है, फिर आता है हमारे पास मल्टीपल मोनोन्यूरोपैथी. अब मल्टीपल मोनोन्यूरोपैथी क्या है कि दो सेपरेट जो नर्व एरियाज है ना वो डैमेज हो रहे हैं. ठीक है, एक एक नर्व एरिया डैमेज नहीं हो रहा, एटलीस्ट टू जो सेपरेट नर्व एरियाज हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, ये वो इन्वॉल्व हो रहे हैं. अब इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं? डायबिटीज रीजन है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर. अब डायबिटिक peripheral neuropathy which affects between 12% and 50% of the people with diabetes. ठीक है, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, ये जो डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, उनमें हमारे पास मल्टीपल मोनोन्यूरोपैथी जो है वो देखी जाती है, क्योंकि इसकी कॉज है. ठीक है, इसकी वजह मतलब कि डायबिटीज की वजह से हमारे पास मल्टीपल मोनोन्यूरोपैथी हो सकता है, एंड इट इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पोलीन्यूरोपैथी. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि यार पोलीन्यूरोपैथी है क्या. ये बेसिकली एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मोर देन वन, या मोर देन वन जो peripheral नर्व्स हैं वो वापस क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही हैं, और एक साइड पे अगर कोई एरिया इन्वॉल्व हो रहा है तो अदर साइड पे भी वही एरिया इन्वॉल्व होगा, और इसमें जो फीचर्स देखे जाएंगे
है वो वीकनेस, नमनेस और बर्निंग पेन वगैरह हमने देखा। फिर हम इसकी टाइप्स पे बात की हमने कि टाइप्स कौन-कौन से हैं। हमारे पास क्रॉनिक सिमेट्रिकल परipheral न्यूरोपैथी है, उसके अलावा एक्यूट सिमेट्रिकल न्यूरोपैथी है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है मल्टीपल मोनो न्यूरोपैथी है, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमने देखा कि एक्यूट सिमेट्रिकल परipheral न्यूरोपैथी जो था, वो हमारे पास जो था वो रेयर कंडीशन थी और जो हमारे पास मल्टीपल मोनोन्यूरोपैथी है बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन फॉर्म है पॉलीन्यूरोपैथी की। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ आ जाते हैं। कॉजेज़ यूजुअली अननोन है या हम कह सकते हैं आइडियोपैथिक कॉजेज़ हैं। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे पास फैक्टर्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में सेरिबैलर डिसऑर्डर्स के केस में मेरे ख्याल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। या हमने एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ हमारे पास मतलब आइडियोपैथिक है वो, लेकिन कुछ हमारे पास फैक्टर ज़रूर हैं। सॉरी, पार्किंसनिज़्म के केस में हमने डिस्कस किया था कि पार्किंसनिज़्म के केस में हमारे पास क्या होता है कि वो आइडियोपैथिक डिज़ीज़ होती है, लेकिन उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं मतलब उस तरह की चीज़ थी। तो यहाँ पे भी सेम वही बात आ रही है कि कुछ डिजीज़ेज़ हैं, कुछ टॉक्सिसिटी है उनकी वज़ह से हमारे पास हो सकता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कीमोथेरेपी की वज़ह से, एचआईवी की वज़ह से यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वज़ह से, एड्स की वज़ह से, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की वज़ह से, ठीक है? एंड ड्रग्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रीटिंग दीज़ 2 कंडीशंस, ठीक है? तो ये बेसिकली रिस्पांसिबल है फॉर कॉज़िंग द जो है वो हमारे पास पॉलीन्यूरोपैथी के, ठीक है? अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं लाइक हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, एज़ वेल एज़ किडनी फेलियर हो गया, अल्कोहलिज़्म हो गया, तो दीज़ आर बेसिकली रिस्क फैक्टर्स और व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कॉज़िंग द कंडीशन ऑफ पॉलीन्यूरोपैथी। नाउ वी गोइंग टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो ज़ाहिर-सी बात है, सबसे पहले हमारे ट्रीटमेंट में यही होता है कि जो भी रिस्क फैक्टर्स होता है ना कुछ हमारे पास मॉडिफाएबल होते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाएबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो जो मॉडिफाएबल होते हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जबकि नॉन मॉडिफाएबल वो होते हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो मॉडिफाएबल हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं कि हम उसको कंट्रोल करें तो हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो पैथोलॉजी है वो सही हो सकती है। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास डिस्कस हुआ कि डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ को हमने क्या करना है, हमने कंट्रोल करना है ताकि हम इम्प्रूव करें न्यूरोपैथी को, ठीक है? और एटलीस्ट इसको स्टॉप करें कि वर्सन ना हो जाए, ठीक है? अब हमने अगर पेन को ट्रीट कर रहे हैं, तो हम लोगों को अदर सिम्पटम्स को भी मैनेज करने के लिए ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? अगर हमारे पास मसल वीकनेस है, तो हम फिज़ियोथेरेपी की तरफ जाएँगे, ठीक है? हम लोग स्प्लिंट्स की तरफ जाएँगे, ताकि हमारे पास जो वीक एंकल्स हैं और जो वीक मसल्स हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, ठीक है? और वॉकिंग एड्स वगैरह यूज़ करेंगे, तो बेसिकली फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट है। अब अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, उनमें बहुत ही कम रीजनरेशन की प्रोबेबिलिटी होती है, या कैपेसिटी होती है और ट्रीटमेंट में ओनली स्टॉप द प्रोग्रेशन, नॉट रिवर्स डैमेज। इफ यू हैव बीन severely impaired, you may need physical therapy to help retain the muscle strength and avoid the muscle cramping and spasm. ठीक है, अब ट्रीटमेंट यूजुअली डिपेंड करता है, एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो हमने एक इंडिविजुअलाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है वो डेवलप करना होता है ताकि हम जो मसल्स होते हैं जो वीक हो गए हैं, जिनकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हुई हुई है, उनको स्ट्रेंथन किया जाए और इम्प्रूव द फिटनेस लेवल। ठीक है। अब अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट हम लोग तब रिकमेंड करेंगे जब नर्व बिल्कुल ही डैमेज हो चुकी है, जब नर्व कंप्रेस हो गई है, बिल्कुल ही इंजरी होगी, कोई 1% चांसेस नहीं है उस पेशेंट के रिकवरी के, तो फिर हम क्या करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। फिर आता है हमारे पास मोबिलिटी एड्स हो गया लाइक केन, वॉकर, जैसे हमने पीछे भी बात की कि हम लोगों ने जो असिस्टिव डिवाइसेज़ हैं हमने उनकी तरफ जाना है, ठीक है। हमने वॉकिंग एड्स की तरफ जाना है, ठीक है। पैसिव मूवमेंट्स ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, वेट बेयरिंग थ्रू आवर जॉइंट, ठीक है। गेट री-एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक गेट ट्रेनिंग वगैरह, ताकि हम मोबिलिटी और जो इंडिपेंडेंस है उसको हम फैसिलिटेट कर सकें। और सॉफ्ट टिश्यू मसाज हो गया, ठीक है। या फिर हमारे पास हाइड्रोथेरेपी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो इसलिए इफेक्टिव है क्योंकि सर्कुलेशन को एनहांस करती है और रिड्यूस पेन को रिड्यूस करेगी। और साथ में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग एडवाइस करते हैं और सपोर्ट अबाउट डाइट, कि अपनी डाइट को प्रॉपर्ली रखें, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ना लें, लाइक अगर डायबिटिक पेशेंट है तो हम उनको शुगरी चीज़ें से इनहिबिट करेंगे और उनको कहेंगे कि आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि इट इज़ आल्सो रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग द मल्टीपल जो मोनोन्यूरोपैथी की कंडीशन है, जो डायबिटीज़ की वजह से हो रही थी, वो हमारे पास इसकी वजह से होगी और फिर हमारे पास कंडीशन जो है वो रिज़ॉल्व नहीं होगी। सो अब हम एक बार टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यार पॉलीन्यूरोपैथी क्या था, ठीक है? वो हमें समझ आ गई कि यार जो मोर देन वन जो पाइपल नर्व्स हैं वो अफेक्टेड हो रही हैं, तो मतलब क्या है कि पॉलीन्यूरोपैथी कंडीशन है, ठीक है? फिर हमने देखा कि इसमें जो फीचर्स हैं वो क्या हो गए, नमनेस हो गई, वीकनेस हो गई, टिंगलिंग सेंसेशन हो गई, ठीक है?
या फिर हमारे पास इसके कुछ कॉजेज़ आ जाते हैं। टाइप्स हमने देखी थी कि क्रॉनिक सिमेट्रिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी था, एक्यूट सिमेट्रिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी था, और जो है मल्टीपल मोनोन्यूरोपैथी था। ठीक है, इसमें से एक्यूट वाला बहुत रेयर था, लेकिन जो हमारे पास मल्टीपल मोनोन्यूरोपैथी था वो बहुत ज़्यादा कॉमन कंडीशन होती है और ये डायबिटिक पेशेंट्स में देखी जाती है। ठीक है, जबकि जो एक्यूट वाली थी वो हमारे पास जीबीएस के पेशेंट्स में देखी जा रही थी। ठीक है? फिर हमने देखा कि हमारे पास ना कुछ इसकी कॉज़ेज़ आती हैं। अब कॉज़ेज़ हमारे पास क्या थी? कॉज़ेज़ हमने यही देखी कि हमारे पास ना मतलब आइडियोपैथिक डिज़ीज़ है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक टॉक्सिन्स हो गए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, अल्कोहलिज़्म हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। तो एड्स और जो एचआईवी की ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशंस हैं, वो हमारे पास क्रिएट कर सकती हैं। फिर हम ट्रीटमेंट पे आए कि हमने पहले तो जो हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं, उनको हमने कंट्रोल करना है, उनको हमने सबसे पहले ठीक करना है, और फिर उसके बाद हम अदर फैक्टर्स पे जाएँगे और अदर चीज़ों पे जाएँगे, ठीक है? तो ये हमने देखा। तो उसके अलावा हमने गेट ट्रेनिंग की बात की, हमने हाइड्रोथेरेपी की बात की, हमने डिस्कस किया कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, हमारे पास नर्व कंप्रेस हो चुकी हैं या हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आई हुई है, तो हमने क्या करना है, हमने उसको जो है वो सर्जरी की तरफ लेके जाना है। तो ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, और हमने गेट री-एजुकेशन करना है, हमने उसको डाइट के बारे में हमने सपोर्ट करना है उसको, उसकी काउंसलिंग करनी है, और ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। फिज़ियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है, बट कुछ चीज़ें बीच में इक्का-दुक्का करके डिफरेंस आ जाता है। सो दैट्स इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, और अ, और यही है कि इंशाल्लाह आई विल मीट विद यू विद अ न्यू टॉपिक एंड विद अ न्यू वीडियो, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। एंड आई होप कि आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड दैट्स इट, एंड I need your support, guys, and also recommends me some topics on which you want video. And that's it. Take care. Bye bye. And also concentrate um, on the today's quotation also. Okay, that's it. Bye bye. Take care.